आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। 710 मिलियन डॉलर की जो दूसरी ट्रांच है स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उस हवाले से बातचीत हो रही है। टेक्निकल लेवल टॉक्स का आज इख्तिताम हो चुका है, अगले हफ्ते से पॉलिसी लेवल टॉक्स का आगाज होगा। जरा बताइएगा कि इस वक्त क्या कोई मुश्किलात है, कोई रुकावट है, या आपको लग रहा है कि स्मूथ सेलिंग है और रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा वक्त पर और पाकिस्तान को ये पैसे मिल जाएंगे? जी देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत $3 बिलियन का जो प्रोग्राम है, उसकी पहली किस्त तो अब फ्रंट पाकिस्तान को मिल चुकी है। अब फर्स्ट रिव्यू और सेकंड ट्रांच के बारे में बातचीत जारी है। 2 नवंबर से ये टॉक्स शुरू हुई हैं और आज जो है वो टेक्निकल लेवल टॉक्स कंक्लूड हुई हैं। देखें, जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं उसमें मेजर 3 एरियाज़ है जिसके ऊपर उन्होंने बात की है। एक तो ओवरऑल फिस्कल फ्रेमवर्क है, इसके अलावा मॉनेटरी जो साइड है उसके बारे में बात की, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सटर्नल फ्रंट है। और एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर सबसे मेजर चैलेंज जो पाकिस्तान को इस टाइम फेस है वो ये है कि हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है उसको दूर करना है। इसी वजह से देखें तो आपको एक्सचेंज रेट पे जब से आईएमएफ आया है, आईएमएफ के आने से पहले आपने देखा कि एक्सचेंज रेट इम्प्रूव हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमने लिए, लेकिन चूंकि फंडामेंटल्स ठीक नहीं थे, जो इनफ्लोज थे वो हम उस तरह से मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे और उसके दरमियान गैप है। तो उसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले अपनी पॉलिसी थी उसको ज़रा आपने देखा कि उसको लीनिएट किया और रुपया जो है वो दोबारा से उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ। तो फिस्कल फ्रेमवर्क के ऊपर भी कुछ रिस्क्स हैं, ज़्यादा जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ये क्लेम कर रही हैं कि इस दफ़ा जो बॉडी लैंग्वेज है, और वैसे भी ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जो 9 महीने के लिए है और पाकिस्तान एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन के अंदर भी है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा और पाकिस्तान को इसके बारे में बड़े जो वो बोर्ड को जो है वो रिकमेंड कर देंगे। मसला ये है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है, जिसमें कमर्शियल फाइनेंसिंग का हमने $5 बिलियन रखा हुआ है और $1.5 बिलियन कोई के लगभग हमने बॉन्ड्स जनरेट करने हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम जो इन्फ्लेशन और मार्कअप का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो ज़्यादा है। तो अब देखना ये है कि इसको कैसे जो है वो फिल किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई, मैसेज पे उन्होंने मुझे कहा कि जैसे ही रिव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है इसके बारे में भी आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करने के बाद इसके बारे में बात करेंगे और ये भी हल हो जाएगा। मेहताब साहब, आपने आईएमएफ के साथ जुड़ी हुई हैं, फिस्कल फ्रेमवर्क के हवाले से बात की। अब एक मामला तो ये साहब कि जो हमारी डेट सर्विसिंग है शायद वो टारगेट से एक्सीड कर जाए बाय 1200 बिलियन रुपीस। तो इस हवाले से क्या अश्योरिटीज़ हैं? क्या हम अपना डेवलपमेंट स्पेंडिंग उसको कम करने की अश्योरिटी दे रहे हैं, या ये भी खबरें आ रही है कि शायद हम अपने टैक्स को बढ़ाएं और ख़ासतौर पे जो रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर है उसमें फिक्स टैक्स लगाया जाएगा 1 जनवरी से? देखें, रिटेल स्टेज पे तो फिक्स टैक्स की स्कीम लाई जा सकती है, चूँकि उसके लिए लास्ट पार्लियामेंट ने एफबीआर ने ये पावर्स हासिल कर ली थी कि अगर वो फिक्स्ड स्कीम कोई लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी या इसके अलावा अगर आप देखें रियल स्टेट है, इसके ऊपर आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये कह रही है कि ऑर्डिनेंसेस फॉर टैक्स पर्पसेस नहीं लाए जा सकते इस टाइम। तो ये आईएमएफ के साथ तो डेफिनेटली डिस्कशन है, लेकिन ये अगली हुकूमत के वक्त जो है वो बात होगी। और जो डेट सर्विसिंग की आपने बात की उसमें $1 ट्रिलियन का कम से कम एक्सीड होने के है, चूँकि उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट इस टाइम देखें कि 22% पे खड़ा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अगर आज का आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखें तो आपको पेरिशेबल आइटम्स की कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये एक सिनारियो है। अभी आपने गैस की कीमत भी बढ़ाई, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है और उसमें डेट सर्विसिंग जो है ये एक मेजर इशू है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आईएमएफ का कंसर्न्स ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट के बजाय प्राइमरी डेफिसिट पे ज़्यादा है और प्राइमरी डेफिसिट में डेट सर्विसिंग को एक्सक्लूड करके वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसका टाइम लैग के साथ आपके ऊपर आ जाएगा और डेवलपमेंट 950 अरब रुपए की मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर आप पहले क्वार्टर में देखें तो सिर्फ 42 बिलियन रुपीज़ 41.9 बिलियन रुपीज़ जो है वो यूटिलाइज हुए हैं। ये स्लो डाउन है और मैं नहीं समझता कि 500-600 बिलियन से ज़्यादा जो है
वो इसकी स्पेंडिंग जो है वो हो सकेगी। आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ है वो बता रही है कि IMF का रवैया भी जो है वो बेहतर है जो लास्ट टाइम उनसे मुज़ाकरात हुए थे। इसका मतलब ये समझा जाए कि ये जो रिव्यू है ये मुकम्मल हो जाएगा, शायद कुछ नए मुतालबात सामने आए बट ये रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ये भी बताइएगा साथ में कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और मशकूक ट्रांजैक्शन जो है ट्रेड बेस्ड, इस हवाले से भी क्या अपना कंसर्न शो किया है IMF ने? देखें, ये जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है ये पाकिस्तान में ये इशू तो है, ओवर इन्वाइसिंग भी है, अंडर इन्वाइसिंग भी है। अभी आप रिसेंटली देखें, एक सोलर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया और उसमें इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई, कुछ 60 से 70 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन उसके अंदर हैं और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और FBR में बड़ा लाइमलाइट के अंदर भी आया, मीडिया में भी उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई। मेजर ये बेसिकली FATF का कंसर्न्स है, लेकिन जब ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें इस हद तक लाइमलाइट में आएंगी तो ये IMF का कंसर्न है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप पूरे ट्रेड के सिस्टम को डिस्टॉर्ट करती हैं ये चीज़ें, तो ये डेफिनेटली उनका कंसर्न है। लेकिन ये मेजर एरिया जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी हम ग्रे लिस्ट से तो निकल चुके हैं लेकिन उनकी मॉनिटरिंग के अंदर अभी भी हम हैं। तो इसलिए ये चीज़ें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, FMU को और FBR को इस पर बड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है और ये IMF का एरिया ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। इसके साथ साथ जो एसेट डिक्लेरेशन है इसमें भी वो FBR से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और ये जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है इसके हवाले से जो है वो हमें मज़ीद क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई डेफिनेटली वो जो है उसको देख रहे हैं बड़े करीब।